हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं यशबी केमिस्ट्री क्लासेज में क्लास 12 फिजिक्स का सेकंड पार्ट का आज पहला लेक्चर लेकर आए हैं। और सेकंड पार्ट का पहला चैप्टर होता है प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण और प्रकाश का अपवर्तन। आज इसी चैप्टर से हम अपना लेक्चर बनाने जा रहे हैं और ये पहला लेक्चर होगा इस चैप्टर का और फिजिक्स का भी पहला लेक्चर होगा। आप इसे ध्यान से पढ़ें और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को के पास भी शेयर करें। चलिए हम बिना विलंब किए हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और जो कि है इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के फिजिक्स का सेकेंड पार्ट का पहला चैप्टर। ये सेकेंड पार्ट का पहला जो ब्रांच होता है रे ऑप्टिक्स होता है, प्रकाशिकी होता है। उस रे ऑप्टिक्स का पहला चैप्टर होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसी चैप्टर से हम आप पहला लेक्चर लेकर आए हैं, आप लोग इसे ध्यान से देखें। तो पहले चैप्टर का नाम जो है, चैप्टर का नाम लिखते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन गोलीय दर्पण और प्रकाश का अपवर्तन। ये चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर के नाम को हम अगर इंग्लिश में लिखें तो लिखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर एंड रिफ्रैक्शन। ये है चैप्टर का नाम। ये पूरा चैप्टर प्रकाश पर ही डिपेंड है, लाइट पर डिपेंड है। तो थोड़ा सा लाइट के बारे में हम पहले जान लें, उसके बाद इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम प्रकाश की परिभाषा की तरफ चलते हैं। क्या होता है डेफिनेशन ऑफ लाइट। यहाँ पर लिखते हैं प्रकाश मतलब लाइट। क्या है लाइट? तो देखिए, लाइट इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक electromagnetic spectrum, electromagnetic spectrum whose wavelength fall under 3800 angstrom to 7800 angstrom। तो लाइट क्या है? लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट होता है जिसका वेवलेंथ जो होता है वो 38 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? तो एक बात सुने, ये लाइट जो होता है एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। सबसे पहले तो हम जाने वेव क्या होता है, वेव कितने प्रकार के होते हैं। थोड़ा इसको हम हिंदी में लिख दें। प्रकाश, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वह भाग है जिसका तरंग दैर्ध्य
तरंग दैर्घ्य 3800 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के मध्य आता है। देखिए, तो ये हिंदी में डिफिनीशन है और ये इंग्लिश में डिफिनीशन है। अब थोड़ा हम तरंग के बारे में जान लें। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जानने से पहले हम एक बात जान लें, वेव आर ऑफ टू टाइप्स। वेव मतलब तरंग, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है विद्युत चुंबकीय तरंग, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और दूसरा होता है यांत्रिक तरंग, जिसे कहेंगे मैकेनिकल वेव। अब इन दोनों तरंगों में कुछ खास डिफरेंस भी है। इसकी प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की आवश्यकता होगी, बिना मीडियम के ये चल नहीं पाता है। तो यह है केवल माध्यम में चलता है, इसके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी। इंग्लिश में लिखें तो लिखेंगे दीज वेव प्रोपेगेट ओनली इन मीडियम। ये मीडियम में ही चल सकता है, बिना मीडियम के ये नहीं चल सकता है। माध्यम के अभाव में यह नहीं चलता। In the absence of medium, mechanical wave do not propagate. मैकेनिकल वेव जो होता है माध्यम के अभाव में नहीं चल पाता है। और इस वेव की खासियत है, अच्छा इसका एग्जाम्पल भी देख रहे हैं हम। इसका एग्जाम्पल होता है साउंड वेव। ये ध्वनि की तरंगे जो होती हैं यांत्रिक वेव होती हैं। इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। हमारी आवाज दूर दूर तक पहुंचती है, तो ये आवाज मतलब ध्वनि तरंग ये भी चलता है, दूर तक जाता है, तो इसको भी माध्यम की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर नहीं कुछ माध्यम, तो एयर का माध्यम होता है, वायु के माध्यम से ही ये चल लेता है। हालांकि ये मेटल में सबसे तेज चलता है, ये मेटल वाले मीडियम में ये तरंग बहुत तेज चलता है। अब चलते हैं इस पर। यांत्रिक तरंग की खासियत क्या है कि ये है निर्वात और माध्यम दोनों में चल सकता है। इसको इंग्लिश में देखें तो क्या लिखेंगे, दे कैन प्रोपेगेट इन बोथ एज इन वैक्यूम एंड इन मीडियम। तो ये तरंगे माध्यम में भी चल सकती हैं और निर्वात में भी चल सकती हैं, निर्वात में और माध्यम में भी चल सकती हैं।
they produce electric field and magnetic field when they propagate. तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जब चलती हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करती हैं, इसीलिए तो इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हिंदी में लिखें तो कैसे लिखेंगे? विद्युत चुंबकीय तरंगे जब चलती हैं तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करती हैं, इसीलिए इसे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। थोड़ा हम इसे बोर्ड को साफ करते हैं, उसके बाद तब इसके वेव के बारे में थोड़ा और आगे जानते हैं। उसके बाद हम प्रकाश पर चलना शुरू करेंगे। प्रकाश पर ही चलेंगे, लेकिन इसको नोट कर लें। ये लेक्चर जो बन रहा है ये नीट, आईआईटी और बोर्ड एग्जाम तीनों को कवर करते हुए ये लेक्चर है, और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों का समावेश हो, दोनों माध्यम में पढ़ाया जाए, जिससे कोई भी बच्चा इसे पढ़ना चाहे तो इजीली इसे समझ पाए और अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ पाए। हम इसे साफ करते हैं और आगे थोड़ा बढ़ते हैं। ये देखिए, तो ये क्या हुआ कि विद्युत तरंग विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है उनका डायरेक्शन क्या होता है? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड magnetic field are perpendicular to each other and also perpendicular to the डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ये दोनों की परपेंडिकुलर मतलब लंबवत होता है। हिंदी में इसे लिखें तो कैसे लिखेंगे? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा आपस में लंबवत होती है और साथ ही साथ तरंग की चलने की दिशा के भी लंबवत होती है। तो ये लंबवत होने वाली क्या बात है, इसको हम एक फिगर से देखते हैं कि ये लंबवत क्या होता है। हाँ, इतना जाने, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक दूसरे के लंबवत होते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, और हाँ ये भी होते हैं और उनके चलने की दिशा के भी लंबवत होते हैं। तो इनको हम थोड़ा एक डायग्राम से, फिगर से समझते हैं ये क्या कह रहा, ये पॉइंट क्या कह रहा है। तो इसे हम हटाएं और तब समझें। इसे नोट करते रहेंगे। तो मान लेते हैं तरंग चल रहा है इस दिशा में, तो
ये दिशा क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र का होगा, वैद्युत क्षेत्र का होगा। ये एक्स वाई एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, एक्स अक्ष के दिशा में तरंग चल रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अथवा ये मैग्नेटिक अथवा वैद्युत क्षेत्र की दिशा, दोनों में से एक की दिशा वाई अक्ष पर होगा और एक की दिशा जेड अक्ष पर होगा। एक की दिशा इधर हो जाएगा, इधर। तो ये क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या तो इधर या तो अंदर की तरफ लंबवत होगा। ये जेड अक्ष, ये एक्स और ये वाई। अब देखिए ये सब एक दूसरे की सबकी लंबवत है। अब इसे फिगर में कैसे दिखाया जा सकता है, तो ऐसे दिखाया जा सकता है, ऐसे। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये है तरंग के चलने की दिशा। ये तरंग के चलने की दिशा है और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। और ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह से ये लंबवत होते हैं, इसीलिए, और ये दोनों क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब जब ये चलते हैं तो ऐसा क्षेत्र उत्पन्न तो होता है, लेकिन पता नहीं चलता है, इसलिए कि ये फील्ड जो होते हैं, ये क्षेत्र जो होते हैं, ये बहुत हल्के होते हैं, इनका प्रभाव बहुत कम होता है। अब तरंग तो इस दिशा में चल रहा है, तो तरंग सीधी रेखा में ही चलता है, ये भी जान लें, सीधी में। हाँ, अलग बात है, ये कंपन करते हुए ऐसे ऐसे जाएगा, लेकिन चलेगा तो सीधी रेखा में ही चलेगा। वाइब्रेशन अलग चीज है, कंपन अलग चीज है, और चलने की दिशा अलग चीज होती है। तरंगे हमेशा इस तरह से कंपन करते हुए चलती हैं। ये निर्वात में भी चल देता है और माध्यम में भी चल देता है। हम लोग पृथ्वी से अगर ऊपर की कल्पना करें तो मान लेते हैं ये पृथ्वी है, और ये कहीं यहाँ तक मान लीजिए क्षेत्र ऐसा आ गया पृथ्वी के चारों ओर का, जिसे कहते हैं गुरुत्व क्षेत्र। गुरुत्व क्षेत्र, गुरुत्व क्षेत्र क्या होता है, जिसमें पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव लगा सकता है जिस क्षेत्र में, उसी क्षेत्र को गुरुत्व क्षेत्र कहते हैं। तो ये इसके बाहर क्या होगा, इसके बाहर गुरुत्व क्षेत्र नहीं होगा, तो इसके बाहर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो इसे कहते हैं निर्वात। यहाँ पर हवा भी नहीं मिलेगा ऊपर, तो हवा हवा कुछ न जहाँ मिले वहाँ कहते हैं निर्वात। और सूर्य कहीं ज़्यादा ऊपर रहता है, वहाँ से प्रकाश चलता है और यहाँ तक पहुँचता है, तो ये सूर्य का जो वेव चलता है, सूर्य से जो निकलने वाली वेव होती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक एग्जाम्पल हो सकता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जाम्पल है सूर्य का, सूर्य से निकलने वाली वेव। लेकिन उसी वेव में से कुछ सूर्य का वेव पृथ्वी तक आता है, जिसे हम अपने देख पाते हैं, और उसी पार्ट को, उसी वेव के पार्ट को हम कहते हैं प्रकाश। क्या कहते हैं, लाइट। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, सूर्य से चलने वाली वेव कितने प्रकार की होती है, अब थोड़ा हम उस पर चर्चा करते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसे हम मिटाते हैं और हटाते हैं। प्रकाश माध्यम में भी चलता है और निर्वात में भी चलता है, और सबसे खास बात, सीधी रेखा में चलता है। तो हम चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की तरफ, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। यहाँ पर हम क्या लिखे थे, तरंग दैर्घ्य 3800 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के मध्य
ऐसे कुछ लिखे थे। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग में हम लोगों के पास जो आता है प्रकाश, उसका तरंग दैर्घ्य होता है 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के कितना 7800 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य क्या है, वेवलेंथ क्या है, ये सब हम लोग अभी थोड़ी देर बाद इसको भी आज चर्चा करेंगे। आज प्रकाश का टॉपिक ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन हाँ ये सब चीज़ पर चर्चा जरूर होगा। अब ये 3800 से 3800 एंगस्ट्रॉम के बीच कौन कौन सा लाइट आता है, ये आता है 7 कलर की प्रकाश आती है, बैगनी, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। बैगनी, नीला, बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये आता है। अब इसमें तरंग दैर्घ्य देखिए, सबसे कम तरंग दैर्घ्य इसका, और लाल का तरंग दैर्घ्य अधिक हो गया, इससे भी अधिक हो गया। क्या और भी स्पेक्ट्रम चलता है कि इतना रहता है, नहीं और भी चलता है। लाल प्रकाश से भी अधिक तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश भी चलता है, जिसका नाम होता है अवरक्त किरण, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, इसको हिंदी में कहते हैं अवरक्त, अवरक्त किरण चलता है। इससे भी कुछ और अधिक होता है, इससे भी अधिक होता है, इससे अधिक होता है रेडियो वेव, माइक्रोवेव, तो होता है माइक्रोवेव की तरंग दैर्घ्य इससे भी अधिक होता है, और रक्त से भी अधिक तरंग दैर्घ्य माइक्रोवेव का होता है। तो उससे भी अधिक क्या होता है, क्या होता है, उसका नाम है रेडियो वेव। देखिए सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका हो गया, रेडियो वेव का, उससे कम माइक्रोवेव का, उससे कम इंफ्रारेड का और रक्त का, और उससे कम दृश्य प्रकाश का। इसका क्या नाम है, इसको दृश्य क्षेत्र कहते हैं, विजुअल रेंज, रेंज मतलब दृश्य क्षेत्र है, दृश्य क्षेत्र। और ये क्या है, माइक्रोवेव या तरंग, और ये क्या है, रेडियो, रेडियो वेव या रेडियो तरंग। तो ये घटता हुआ, पीछे जाएंगे तो घट रहा है। क्या इससे भी कम तरंग दैर्घ्य की प्रकाश चलती है, वहां से वेव चलता है, हाँ चलता है। उसका नाम क्या है, इसका नाम है बैगनी या वायलेट, इसका नाम है अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट इसे कहते हैं। इसको अल्ट्रा वायलेट कहते हैं, पराबैंगनी, पराबैंगनी, ये बैगनी, तो इससे कम वाले को पराबैंगनी। इससे भी कम कोई आता है, क्या आता है, उसका नाम होता है यक्स रेज, यक्स किरण, और इससे कम गामा रेज, गामा रेज। ये देखें, अब ये स्पेक्ट्रम हो गया, कौन, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम इतना बड़ा हो गया, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। देखिए ये इसका तरंग दैर्घ्य हम अंदर अंदर लिख देते हैं, इसके कहाँ से कहाँ तक, 3800 एंगस्ट्रम से लेकर 7800 एंगस्ट्रम तक। अब इसी दृश्य क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। क्यों इसे ही लाइट कहा गया, क्योंकि क्योंकि यही पृथ्वी तक आता है, तक आता है, और इसी से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, को देख पाते हैं। तो ये लाइट कहा जाता है इसी को। क्यों कहा जाता है, बिकॉज दिस रेंज कम
to the earth, and due to this range we see different object. So this range are known as light. इसी रेंज को हम लाइट कहेंगे। तो ये सब क्या रेंज है? ये सब नहीं लाइट हो सकता है, नहीं। ये इन सब क्षेत्र से हम न तो ये पृथ्वी पर पहुंच पाता है और न तो इसके द्वारा हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ये देखने में सहयोग नहीं करता है, ये देखने में सहयोग नहीं करता है। अब तरंग दैर्घ्य का जो क्रम होगा, यहां से यहां तक देखिए, इंक्रीजिंग वेवलेंथ ऑर्डर। देखिए यहां से यहां तक जाएंगे, तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य इसका, सबसे उससे कम इसका, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो होता है गामा रेंज का होता है, गामा रेंज का। हमने प्रकाश के लिए परिभाषा क्या लिखा है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वह भाग है जिसका तरंग दैर्घ्य 38 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम के बीच पड़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। तो ये रहा प्रकाश। थोड़ा तरंग दैर्घ्य क्या होता है इस पर हम चर्चा कर लें। तो देखिए तरंग जो चलती हैं वो कंपन करते हुए चलता है। ये मान लेते हैं ये मेन पोजीशन है, मध्य अवस्था है, तो कंपन करता है, ऐसे तरंग चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे। ये मेन पोजीशन अगर मान लें मध्य बिंदु 0, तो एक बार जाएगा मध्य पोजीशन के सबसे अधिक ऊंचाई पर एक तरफ, फिर आ जाएगा मध्य पोजीशन पर, फिर दूसरी तरफ सबसे ऊंचाई अधिक विस्थापन करता है, और फिर आ जाता है 0 पर, मध्य पोजीशन पर। तो इतने को कहते हैं एक कंपन। क्या कहते हैं? वन वाइब्रेशन। फर्स्टली द वेव्स रीचेज at the maximum displacement from either side of the mean position, and this is called one complete vibration, one complete vibration। तो एक कंप्लीट वाइब्रेशन करने में ये वेव जितनी दूरी तय कर लेता है उसी दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। इसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। The distance covered by any waves in one complete vibration is called their wavelength, and wavelength represented by lambda। हिंदी में बोले थे, किसी तरंग द्वारा एक पूर्ण कंपन करने में जितना दूर चला जाता है वही दूरी इस तरंग का तरंग दैर्घ्य कहलाता है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो लैम्डा एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का दूरी है। दूरी का मात्रक क्या होगा? मात्रक मीटर। तो इसका भी मात्रक मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, नैनोमीटर होता है, जो भी रख पाएंगे वो मात्रक होता है। इसका मूल मात्रक मीटर में ही रहेगा। तो ये रहा तरंग दैर्घ्य। अब एक बात जाने, तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, और एक वाइब्रेशन में की गई डिस्टेंस होती है, कवर्ड की गई डिस्टेंस होती है। तो एक टर्म आता है आवृत्ति। आवृत्ति क्या होता है इसको भी जान लें। आवृत्ति, इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ये कहता है 1 सेकेंड में जितनी बार कंपन कर लिया, अगर 50 वाइब्रेशन कर लिया 1 सेकेंड में, तो इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 50। 1 सेकेंड में किसी तरंग द्वारा किए गए कुल कंपनों की संख्या को ही उसकी आवृत्ति कहते हैं। द नंबर ऑफ कंप्लीट वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में जितना कंपन कर देगा, बात समझे। अगर तरंग दैर्घ्य बड़ा होगा तो समय 1 सेकेंड में कम कंपन करेगा। अगर तरंग दैर्घ्य छोटा होगा तो 1 सेकेंड में कई कंपन कर लेगा। इसलिए जिसका तरंग दैर्घ्य बड़ा होता है उसकी आवृत्ति छोटी होती है, और जिसकी तरंग दैर्घ्य छोटा होता है उसकी आवृत्ति बड़ी होती है। तो हम इस पर नहीं रुकते हैं, हम इसके आगे चलते हैं। अब हमें चलना है प्रकाश के परावर्तन की तरफ, तो इसे हम हटाते हैं। इसे नोट करते रहें।
आपके लिए पर्याप्त नोट होगा। ये आपको बोर्ड और नीट दोनों के लिए पर्याप्त रहेगा। तो प्रकाश का परिभाषा तो हो चुका, और प्रकाश की परिभाषा कभी कभी कुछ लोगों ने दिया है या कहीं कहीं किताब में भी लिखा है, तो वो भी सही है, ये भी जैसे उसको भी मैं बता दूं। प्रकाश ऊर्जा का रूप होता है, ऊर्जा का एक रूप है जो जो आंख की रेटिना को संवेदित जो आंख की रेटिना को संवेदित करता है जिससे जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो ये भी सही है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो आंखों की रेटिना को संवेदित करता है जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which cause sensation on eye retina. Due to this, we can see different object. तो ये लाइट का ये भी डिफिनीशन है, ये भी चलता है, वो भी चलता है। तो वो परफेक्ट डिफिनीशन है क्योंकि वो टेक्निकल है, उससे आपके बारे में ये पता चल रहा है कि आप स्पेक्ट्रम के बारे में भी कुछ जानते हैं। अब हम चलते हैं, अब परावर्तन पर चलते हैं, प्रकाश के परावर्तन पर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है इसको देखें। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या, इसको जरा देखें। ये बोर्ड भी चिकना ही है, समतल है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करेगा। अगर इस पर कहीं टॉर्च से इस पर लाइट जला दिया जाए, अंधेरा रहे तो भी, तो यहाँ से लाइट, इधर से अगर लाइट आ रहा है, इधर से ऐसे आ रहा है लाइट ऐसे, तो ये लाइट मुड़ करके ऐसे निकल जाएगा उधर, ऐसे निकल जाएगा उधर। और इसी प्रोसेस को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लिखते कैसे हैं प्रकाश, इंग्लिश में पहले लिखते हैं, उसके बाद हिंदी में लिखेंगे। द bouncing back of light rays after striking on plane smooth and reflecting
reflecting surface is called reflection of light. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए क्या लिख दिए हम, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग अ प्लेन स्मूथ एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब थोड़ा इसे हिंदी में देखना, उसके बाद तब हम इसको डायग्राम से समझते हैं। प्रकाश किरणों का समतल चिकने परावर्तक तल से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस हो जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए प्रकाश किरणों का समतल चिकने परावर्तक तल से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस हो जाने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखा जाए तो मान लेते हैं हम, हमारे पास ये समतल चिकना तल है जिसके एक तरफ हम पॉलिश कर देते हैं। ये पॉलिश कर रहे हैं हम। इस पॉलिश को हम किससे कर सकते हैं, जिंक सल्फाइड से भी कर सकते हैं। जब एक तरफ पॉलिश हो जाएगा तो दूसरा तल हो जाएगा इसका परावर्तक तल। ये दूसरा तल परावर्तक तल हो जाएगा, इसको कहेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब मान लेते हैं कोई लाइट इधर से आ रहा है और इस पर टकरा रहा है, तो जिस बिंदु पर टकराता है उस बिंदु का नाम होता है आपतन बिंदु। इसे क्या कहेंगे, इंसिडेंट पॉइंट। ये इंसिडेंट पॉइंट हो गया। अब ये टकरा तो गया लेकिन इधर पॉलिश कर दिया गया है, इसे अंदर नहीं आ सकता है लाइट, तो टकरा करके फिर से क्या करेगा, वापस हो जाएगा। तो सबसे पहले वापस होने से पहले हम जहां आपतन बिंदु है वहीं पर उसी बिंदु पर एक लंब खड़ा कर देते हैं। ये लंब अभिलंब बोला जाता है, अभिलंब। इसी को नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल। ये नॉर्मल होता है। और ये जो लाइट आ रहा है ये आपतित किरण है, आपतित किरण। इसको और क्या कह सकते हैं, इंसिडेंट रेज है। तो ये वापस तो यह अंदर तो जाएगा नहीं, तो फिर क्या करेगा, वापस चला जाएगा, ऐसे वापस चला जाएगा टकरा करके, फिर से ऐसे ही अपने मीडियम में वापस चला जाएगा। तो इस घटना को ही परावर्तन की क्रिया कहते हैं। और परावर्तन में जो वापस जाता है लाइट उसका नाम होता है परावर्तित किरण। ये परावर्तित किरण है, रिफ्लेक्टेड लाइट है। देखिए इसी को कहते हैं परावर्तन की क्रिया। ये परावर्तन की क्रिया है। परावर्तन की क्रिया में होता क्या है, आपतित किरण आती है, परावर्तक तल से टकराती है और अपने ही माध्यम में परावर्तित होकर निकल जाती हैं, और इस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जहाँ पर ये पड़ती है जिस बिंदु पर, उस बिंदु का नाम होता है इंसिडेंट पॉइंट या आपतन बिंदु। अगर उस पर एक लंब खड़ा कर दें तो उसका नाम होता है अभिलंब। अब एक चीज है,
आपतित किरण और आपतन बिंदु अविलंब के बीच जो कोण बनता है उसका नाम होता है आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण। इसे किससे दिखाते हैं? आई से। और परावर्तित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण, उसे आर से दिखाते हैं। तो देखिए इसका नाम कर दे दे तो ए बी सी और ये क्या है? डी। तो देखिए ए बी बराबर इंसिडेंट रेज और क्या है? बी इक्वल टू इंसिडेंट पॉइंट और क्या है? बी सी इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रेज और नहीं बी डी इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रेज और बी सी इक्वल टू नॉर्मल। एंगल आई इक्वल टू इंसिडेंट एंगल और एंगल आर इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ये देखिए, तो ये प्रकाश का परावर्तन है और ये प्रकाश के परावर्तन से संबंधित फिगर है। इसको नोट करें और थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं परावर्तन के नियम पर। परावर्तन के नियम पर, परावर्तन के नियम जानने से पहले हम परावर्तन के प्रकार जान लें, उसके बाद परावर्तन के नियम पर चलते हैं। तो इसे हम हटा दें। बढ़िया से नोट्स बनाएं, अपने हाथ का नोट बनाएं। विश्वास करें आपको 100% समझ में आएगा। सारे टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे और आसान ढंग से करेंगे, आपको आसानी से समझ में आएगा। प्रयास कर रहे हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज एक ही साथ चले, जिससे किसी को दिक्कत ना होने पाए। जो भी देखता है वीडियो उसके काम में, उसके उपयोग में आ जाए। और आप लोग एक ही काम करेंगे, वीडियो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को ऑल टाइम के लिए प्रेस करेंगे। इतना जरूर करेंगे। तो हम चलते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पर चलते हैं। परावर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन के प्रकार दो प्रकार का होता है। एक होता है सतत परावर्तन, इसे कहते हैं कॉन्टिन्यूअस रिफ्लेक्शन। और एक होता है असतत परावर्तन। इसे कहते हैं डिसकंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन। इरेगुलर का इसको सतत को कहेंगे रेगुलर कहना, ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इसे कहेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन इस तरह से होता है। तो सतत क्या होता है और असतत क्या होता है, ये दोनों हम देख रहे हैं, तब आगे बढ़ें। देखिए, एक है सतह एकदम स्मूथ है और प्लेन है। तो जितनी लाइट रेज आ रही है, अगर ये सारी लाइट रेज पैरेलल आ रही हैं, इंसिडेंट हो रही हैं, तो समझ लें रिफ्लेक्शन के बाद भी ये पैरेलल बन करके ही वापस होगी। कि पैरेलल ये भी और ये भी, ये देखिए जितनी लाइट रेज हैं वो पैरेलल ही। अब सोचेंगे इसमें तो नॉर्मल नहीं बना, अभिलंब बना है। ये आपतन बिंदु है, फिर ये आपतन बिंदु है, फिर ये आपतन बिंदु है। तो इसका नॉर्मल यहाँ पर आएगा, ये नॉर्मल है। सही से नहीं बना पाए हम, ये नॉर्मल है, इसका यहाँ नॉर्मल, इसका यहाँ नॉर्मल। तो इसका आपतन कोण ये, परावर्तन कोण ये, आपतन कोण ये, परावर्तन कोण ये, ऐसा ये अपना बन जाएगा।
तो मतलब अगर कोई पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है, आपतित हो रहा है, समांतर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, तो जान ले अब परावर्तित किरण भी समांतर होंगी। ऐसे परावर्तन को हम कहेंगे सतत परावर्तन। ये किस तल के द्वारा होता है? चिकने तल द्वारा होता है। प्लेन एंड स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये चिकने तल द्वारा होता है। एक ऐसा है सतत परावर्तन, सतत परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब अगर बोर्ड पर हम कोई टार्च जला दें तो जो लाइट जाएगा परावर्तित होकर, उस परावर्तित लाइट को हम, उस परावर्तन की क्रिया को हम सतत परावर्तन कहेंगे। हालांकि जिसकी आंख में वो लाइट पड़ेगा वो व्यक्ति इस बोर्ड को, उस हिस्से को, उस बोर्ड के उस हिस्से को जहाँ से वो लाइट जा रहा है उस हिस्से को नहीं देख पाता है, क्योंकि उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती है। तो सतत परावर्तन की एक बड़ी भारी एक खासियत है कि हम किसी वस्तु को सतत परावर्तन द्वारा नहीं देख पाते हैं। द्वारा नहीं देख पाते हैं। We cannot see the object by the regular reflection of light। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से हम वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। तो किससे देख पाते हैं? असतत परावर्तन से। असतत परावर्तन कैसा होता है? तो उसका सरफेस ही कुछ रफ होता है, इस तरह का सरफेस होता है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है रफ होता है, खुरदरा होता है, खुरदरा परावर्तक तल। इसे और क्या कहेंगे? रफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब देखिए लाइट आ रहा है पैरेलल, समांतर, देखिए, और परावर्तित हो रहा है कुछ इस तरह का, और ये कुछ इस तरह का गया, और ये गया कुछ इस तरह का। ये देखिए समांतर आपतित हो रही है, लेकिन परावर्तित किरणें समांतर नहीं हो रही हैं। इसी को कहते हैं असतत परावर्तन। और हम किसी वस्तु को असतत परावर्तन द्वारा ही देखते हैं, आराम से देख पाते हैं। वस्तु को इसी परावर्तन के कारण हम देख पाते हैं। तो ये रहा इरेगुलर रिफ्लेक्शन बाय रफ सरफेस। And we can see different objects by this type of reflection। हिंदी में इसे बोलें तो क्या कहेंगे? ये असतत परावर्तन है, और हम ये खुरदरा सतह द्वारा असतत परावर्तन। हम किसी वस्तुओं को इसी प्रकार के असतत परावर्तन द्वारा ही देख पाते हैं, असतत परावर्तन द्वारा ही देख पाते हैं। तो ये रहा परावर्तन के प्रकार। अब चलते हैं परावर्तन के नियम पर। परावर्तन के नियम पर इसे हटाते हैं। परावर्तन के नियम जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, परावर्तन का नियम। परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के दो नियम होते हैं। देयर आर
two laws of reflection. There are two laws of reflection. प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ये देखिए, इसके लिए आप क्या करेंगे, एक फिर से एक फिगर बनाएंगे। देखिए, ये सतत परावर्तन में ही ऐसा नियम पाया जाता है। ये अविलंब हो गया और यहाँ से परावर्तित किरण जा रही है, ये आपतित किरण है, आपतित किरण, इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज। ये क्या है, परावर्तित किरण, क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज। और ये क्या था, अभिलंब था, ये अभिलंब है, अभिलंब मतलब नॉर्मल, नॉर्मल। ये क्या है, कोण आई है, और ये क्या है, कोण आर है। तो परावर्तन का जो पहला नियम होता है वो ये होता है कि किसी भी सतत परावर्तन में आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो फर्स्ट लॉ क्या है, पहला नियम, सतत परावर्तन में घटना में आपतन कोण आई का मान सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, मतलब एंगल आई बराबर एंगल आर। ये पहला नियम है परावर्तन का। तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे कैसे, इन रेगुलर रिफ्लेक्शन द इंसिडेंट एंगल become always equal to reflected angle, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के हमेशा इक्वल होगा अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन है तो। ये फर्स्ट लॉ होता है। सेकंड यहाँ पर लिख देते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों सदैव एक ही तल में होंगे। अर्थात हम अगर इन तीनों को बना रहे हैं तो बोर्ड के ही तल में बना रहे हैं, बोर्ड के ही प्लेन में बना रहे हैं, कोई एक भी हवा में नहीं बनाया गया है। आप कागज पर बना दें, कापी पर, तो ये तीनों कापी के तल में ही बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, आपतित किरण और क्या, परावर्तित किरण और क्या, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब सदैव, तीनों सदैव एक ही तल में होंगे। देखिए, ये दूसरा नियम है। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, द इंसिडेंट रेज, reflected rays and normal at incident point all lie
इन सेम प्लेन ऑलवेज। ये रहा प्रकाश के परावर्तन का नियम। अब हम इसी पर टॉपिक को रोकते हैं। अगला लेक्चर अगले दिन होगा। तब तक के लिए आप लोग इसे देखते रहें और मेरा सहयोग करते रहें। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।